बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर आप अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जो आपका सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमने एक अपने कुछ कोर्सेज़ को आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें कि हम 1-to-1 वे में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यस, बिल्कुल क्लासरूम वाली एक्टिविटी या क्लासरूम वाला जो फील है आपको वहाँ पे मिल सकता है, वो ऑनलाइन सेशन में भी, बिकॉज वहाँ पे हम लोग एक 1-to-1 वे में वहाँ पे हमारा कनेक्शन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए या कनेक्ट होने के लिए हमारे से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9658885888 पे। एंड जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हेयर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, आपकी फर्स्ट यूनिट क्लास 12th के, जिसका तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन सवाल यहाँ पर पहला ये कि सर इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सो व्हाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड रिप्रोडक्शन। ऐसी क्या ज़रूरत है जिसकी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हो कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? व्हाई वी नीड रिप्रोडक्शन? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी रहे, और एक स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा भी चलेगा कि मान लीजिए कि अगर 100 स्पीशीज हैं और 100 में से 80 जो है वो ऐसी हैं, केपेबल हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, लेकिन अगर मानो कि उसमें से 20 स्पीशीज ऐसी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पलड़ा भारी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन भी ठीक है, राइट? तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है और रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो मेनली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल कि रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि जो कॉन्टिन्यूटी है स्पीशीज की वो लगातार बनी रहे। तो चलिए देखते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम ये जरूर जानते हैं सबसे पहले कि उस सिस्टम को बनाने वाले पार्ट्स कौन कौन से हैं, और अगर उस सिस्टम के साथ कोई ग्लैंड एसोसिएटेड है तो उस ग्लैंड के फर्दर नाम क्या है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते बच्चों हम अपने इस कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ऑफ सम ऑर्गन्स, जिसमें कि हम डिवीजन करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। अब सवाल यहाँ पर है कि सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स तो हमने सुने थे, इफ यू रिमेंबर, आपने क्लास 10th में भी इस चैप्टर को बच्चों पढ़ा था। तो अगर मैं देखूं तो प्राइमरी और सेकेंडरी, स्पेशली अगर मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं, तो ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी हमारी बॉडी में मेल हो या फिर फीमेल, आपने देखा है अक्सर कि चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी की एज में। जब हम बात करते हैं तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ हमें बॉयज में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्टेचस का डेवलपमेंट होना, आवाज़ भारी होना, राइट? यही चीज़ ऑपोजिट होती है अगर हम गर्ल्स में देखें तो उसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। अब गैमेट्स अगर हम देखें तो मेल में बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पर्म्स के, और फीमेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे ओवा के बारे में, राइट? उसके अलावा अगर हम सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें तो ये एसेंशियल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक्सेसरी डक्ट हो गई हमारी। अब एक्सेसरी डक्ट्स में ये वो डक्ट है जो सपोर्ट करती हैं। देखिए मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स है, बेसिकली जो गैमेटिक सेल्स है, जो गैमेट है वो बने, और वो बनने के बाद बॉडी से बाहर आए, और कहाँ पहुंचना है उसको सही जगह, उसे पहुंचना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। लेकिन उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा? उसका प्रोडक्शन होगा यहाँ स्पेसिफिक इस पार्ट में, राइट? वन बाय वन सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने वाले मेनली पार्ट्स कौन से हैं। तो एक्सेसरी डक्ट की अगर हम बात करें तो डक्ट्स में आगे जैसे कि रिटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडामिस एंड वासा डिफरेंस।
और अगर हम बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जो ग्लैंड्स इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो उसका नाम है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी हम बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कार्पर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम पेनिस भी बोलते हैं। फिर इसके फर्दर पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या है? टेस्टिस जो है, वैसे तो अगर आप देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो टेस्टिस है, बेसिकली टेस्टिस जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके अलावा जब जेस्टेशन पीरियड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो लगभग 7 to 8 मंथ तक जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है ना, तो ह्यूमन का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे में 7वें 8वें मंथ तक टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमेन हैंग हो जाते हैं। और आउटसाइड द एब्डोमेन ये हैंग होते हैं किसके अंदर? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्क्रोटम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जिसे हम स्क्रोटम का नाम देते हैं। तो लाइन क्या कहती है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक। सैक का मतलब एक पाउच। सैक का मतलब यहाँ पे क्या है? एक पाउच के बारे में बात की जा रही है। तो उस सैक के अंदर ये टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम वो स्क्रोटम का नाम दे सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये कि स्क्रोटम जो है वो ऐसा क्या कर रहा है कि जिसकी वजह से वहीं पे टेस्टिस का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्रोटम कीप्स द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या है? तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसका मतलब यहां पे अगर हम देखें तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए इतने टेम्परेचर का होना, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गिरना रिक्वायरमेंट है स्पर्म्स के गैमेट, मेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए। क्या सिर्फ इतना? नहीं, उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्क्रोटम है, यानी कि ये जिस कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इन सेल को मैच्योरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो टेम्परेचर है ये इसको मैच्योरेशन प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ दूसरा कि उसकी कुछ टाइम के लिए जो स्टोरेज भी यहाँ पर होती है, उस स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तीसरा, उसके अलावा ये उनको प्रोटेक्शन देने में भी हेल्प करता है। तो काफी सारे फंक्शन हैं जो इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे चल पा रहे हैं, राइट। तो पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड है किसमें? बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हमने स्क्रोटम बोला। स्क्रोटम जो है वो कहां पे है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रीजन में। क्या प्रोवाइड करा रहा है? नेसेसरी है। किस लिए नेसेसरी है? सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हर एक टेस्टिस की जो शेप है वो लगभग ओवल शेप की होती है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो इट्स अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर ये लेंथ, और विड्थ देखें तो 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसकी कई लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं टेस्टिस की जब हम बात करते हैं। तो जैसे कि आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर हम देखें तो टेस्टिस फॉर्म होता है बाय अ डेंस फिब्रस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड टुनिका अल्बुजिनिया, टुनिका वैस्कुलोसा। और भी लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है जैसे टुनिका वेजाइनलिस। तो यहाँ टेस्टिस की कुछ मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है जहाँ पे कुछ में ब्लड वेसल्स है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। इस तरीके से उसको पढ़ेंगे आप आगे, लेकिन आप एनसीईआरटी में इन फर्दर इन लेयर्स के बारे में स्पेशली बात यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं करते, राइट। मैं आपको फिर भी बता दूंगा, टुनिका अल्बुजिनिया, टुनिका वस्कुलोसा, टुनिका अल्बुजिनिया, टुनिका वस्कुलोसा, टुनिका वेजाइनलिस, राइट। तो ये लेयर हो गई। ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स विच इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट के अंदर, और ये कंपार्टमेंट कितने हैं? ये कंपार्टमेंट है लगभग 250, और जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब सवाल ये कि सर इसको लोब क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर दी लोब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको लोब्यूलर स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। अब आप लोगों ने ये पिक्चर तो आराम से देखी होगी, जो कि हमारी एनसीईआरटी से यहाँ पे निकाली गई है। और एनसीईआरटी से हमें क्या दिखाती है ये कि जहां पे एक क्रॉस सेक्शन, एक सेक्शनल व्यू जो है मेल पेल्विस का शो कर रहा है पूरा का पूरा उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
अभी तक हमने कौन से पार्ट की बात की, हमने बात की स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम के अलावा अभी हमने देखा, हमने बोला टेस्टिस को, तो टेस्टिस की लोकेशन हो गई। बाहर जो एक्सटर्नल पार्ट है मेनली हमने पेनिस को बोला, और उसके अलावा ग्लांस पेनिस को। कुछ हमने डक्ट्स के यहाँ पे नाम पढ़े थे, जैसे कि वास डिफरेंस थे, इजैकुलेटरी डक्ट है, राइट। तो फर्दर हमने कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात की, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, उसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं हमारे, इनको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर ग्लैंड्स के फंक्शन की बात करूं, तो ग्लैंड्स का आसान भाषा में काम ये है कि वो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। एक स्पर्म को एक सीमन में बदलने का काम कराने जो है वो मेनली वो इन ग्लैंड्स का ही होता है, जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो टेस्टिस कैसा होता है। टेस्टिस जो है इज ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो है, ऐसा समझिए कि वहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। तो ईच लोब्यूल यानी कि 250 लोब्यूल्स के बारे में हमने बात की, उन कंपार्टमेंट के बारे में बात की। तो यानी कि हर एक लोब्यूल कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स which are known as seminiferous tubules in which sperms are produced। और यहां से ये सवाल आपका बन चुका है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो पार्ट है जो एक हाईली कॉइल्ड पोर्शन वो पार्ट है जहां पे एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन बन गया यहां पे, वेरी गुड। उसके अलावा ये डायग्राम तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे हमें क्या दिखाया गया है, यहां पे मेनली हमें कुछ लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। अब ये लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर सर यहाँ पे हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है बच्चों कि यहाँ ये आपके इसी के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो नजर यहाँ पे आ रही है। ध्यान से देखो तो एवोसा एफरेंशिया, एपिडिडामिस, रिटे टेस्टिस, दीज ऑल आर दी डक्ट्स। ये वो डक्ट्स हैं जो स्पर्म्स को बाहर की तरफ लेके आती है। इसका एक पाथवे भी आता है बच्चों, पाथवे के बारे में बात करेंगे। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन जहां पे हुआ, वहां फॉर्मेशन से लेके बाहर तक आना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड on its inside by 2 highly specialized cells which are called male germ cells and Sertoli cells। अब यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली हम यहाँ पे सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो दो टाइप की ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो अंदर की तरफ वो लाइंड होता है 2 स्पेशलाइज्ड सेल से, 2 हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। कैसी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, पहली मेल जर्म सेल। अब जर्म सेल तो हमें नाम से पता लग रहा है ना, जर्म सेल का बोल लो, या फिर इसको आप या तो जर्म सेल कह लो, या फिर इसको आप रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हो बच्चों, या फिर इसको आप रिप्रोडक्टिव सेल का नाम भी दे सकते हो, या फिर इसको आप गैमेटिक सेल का नाम भी दे सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, इसको हम गैमेटिक सेल कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब जर्म सेल यानी कि जर्म सेल का मतलब हो गया जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है। यहां पर रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम स्पर्म भी बोल रहे हैं आगे जाके, राइट। और दूसरी सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोटिक सेल डिवीजन होगा जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अब मियोटिक, आपने सेल डिवीजन के 2 टाइप पढ़े हैं बच्चों, माइटोसिस और मियोसिस। यहां पर जो मियोसिस है, मियोसिस का रोल किसमें होता है बच्चों, गैमेट्स के फॉर्मेशन में। तो इसलिए हमने क्या बोला यहां पे कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, क्योंकि जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो इसलिए मियोटिक सेल डिवीजन। दूसरी तरफ अगर हम देखें सर्टोली सेल, इन सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। ये सर्टोली सेल्स या फिर नर्व सेल जो होती है बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में या फिर टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स का या नर्व सेल का काम क्या है, उनका फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना इन इमैच्योर सेल्स को। एक्चुअल में ये सेल पूरी तरीके से मैच्योर थोड़ी है, आप जानते हैं कि सेल की अपनी स्टेजेस होती है बच्चों, तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से मैच्योर अभी यहाँ पर नहीं है। तो न्यूट्रिशन जैसे जैसे मिलेगा तभी उसके अंदर उस सेल में मैच्योरिटी आएगी। उसके अलावा द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल कंटेन द मासेस ऑफ सेल विच आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल और द लीडिंग सेल। अब 2 चीजें आई है बच्चों यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि एक तो सेल है जो अंदर की तरफ हमें देखने को मिल रही है, द ट्यूब्यूल इज लाइन इन इट्स इनसाइड, अंदर की तरफ सर्टोली सेल,
बाहर की तरफ, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लिडिक सेल। और लिडिक सेल क्या है? लिडिक सेल सिंथेसिस करती है और सिक्रेट करती है मेल हार्मोन को, जिसे हम एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, जो कि फर्दर इसके डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दे सिक्रेट द एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन। और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है बच्चों, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ना, कहां पे पढ़ा है? जब आपने क्लास 11th में चैप्टर 22 पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट? सो विच मेंटेन द मेल सेक्सुअल कैरेक्टर या मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है टेस्टोस्टेरोन। अभी हमने शुरुआत में बात भी की थी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना कब शुरू होता है बच्चों? जब प्यूबर्टी की एज आती है। प्यूबर्टी की एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिसकी वजह से कई नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। गॉट इट? तो यहां इस स्लाइड से हमें दो चीजें देखने को मिली, पहली लिविंग सेल्स का फंक्शन, दूसरा हमारी सर्टोली सेल्स के फंक्शन के बारे में, राइट? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से इनसाइड लाइंड है, किससे? स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा यहाँ पे सर्टोली सेल या मेल जर्म सेल या फिर सर्टोली सेल। दूसरा आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स के बारे में यहाँ पे हमने बात की, जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसका नाम है मेनली टेस्टोस्टेरोन, हम उसे बोलते हैं। जैसे एक्सेसरी डक्ट्स की बात होती है यहाँ पे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो ओपन होती है कहाँ पे? वासा इफरेंशिया में, थ्रू दी रेटे टेस्टिस। तो यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब हम बाहर आएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब हम बाहर आएंगे, किसके थ्रू आएंगे? थ्रू द रेटे टेस्टिस। दीज आर द कॉइल्ड पोर्शन। रिटी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज से, तो रेटे टेस्टिस जो है यहाँ पे कई सारी ब्लड कैपिलरीज इसके पास होंगे, और रेटे टेस्टिस के बाद ये वासा, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया, यानी कि यहां से आगे जो ओपनिंग होगी इनकी वो किसमें होगी? वासा एफरेंशिया में। ये जो ओपनिंग होगी किसमें होगी? वासा एफरेंशिया में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, रेटे टेस्टिस के थ्रू, वासा एफरेंशिया में, एंड द सेवरल वासा एफरेंशिया ओपन इनटू द एपिडिडामिस। ये किसमें ओपन होंगी? एपिडिडामिस के अंदर ओपन होंगी, एपिडिडामिस में ओपन होंगी, राइट जी? एपिडिडामिस क्या करेंगे? दे कैरी स्पर्म आउटसाइड द टेस्टिस। एपिडिडामिस कैसी होती है बच्चों? एपिडिडामिस एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ये बाहर की तरफ लेके आएगी और लगभग 6 मीटर के आसपास हमें इसकी जो लेंथ है वो देखने को मिलती है, हाईली कॉइल्ड होती है ये। सो एपिडिडामिस इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। पोस्टीरियर मतलब उसके ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रही है ये, एंड इट कंटिन्यूज द वास डेफरेंस। आगे जाके किस में ओपन होगी? ये आगे जाके ओपन होगी वास डेफरेंस में, ठीक है जी? वास डेफरेंस के अंदर ओपन होंगी, ठीक है? एंड दैट असेंड इनटू द एब्डोमेन टू द लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन इनका कनेक्शन हमें किसमें देखने को मिला? आगे ब्लैडर के साथ, आगे जाके ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडामिस का फंक्शन, ये सेपरेटली फंक्शन यहाँ पे हमें बताता है कि सवाल जो है वो इससे भी फ्रेम हो सकता है। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं जिससे कि हमारी ये क्लैरिटी हो जाए कि यहां से भी सवाल जो है वो बच्चों बन सकता है। तो ये देखिए जरा, ये आगे जाके इसका कनेक्शन ब्लैडर के साथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जाके ब्लैडर के साथ हो जाएगा। अब एपिडिडामिस क्या करता है? एपिडिडामिस एक लॉन्ग ट्यूब है, नंबर 1। दूसरा कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करता है नॉन मोटाइल इमेच्योर स्पर्म्स को। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेल जो है वो इमेच्योर स्टेज में है, अभी मैच्योर नहीं बनी, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं बनी है सर। तो एपिडिडामिस में इमेच्योर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए नॉन मोटाइल इमेच्योर स्पर्म्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम हम लोगों ने एनसीईआरटी में बच्चों देखा है, जहां पे हमें इसको कई बार XYZ की फॉर्म में आपसे लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। बोलेगा आइडेंटिफाई दीज सेल्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ दीज सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के फंक्शन के बारे में अभी हमने बात की थी, कहां पे पढ़ी थी सर? यहीं इसी स्लाइड पे तो पढ़ी थी, ये रही जिसपे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, जिसे हमने नर्व सेल के नाम से भी जाना था, जो क्या कर रही थी? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई दी एक्स। 2 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड में फ्रेम हो सकता है, डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है बच्चों, ये सारा जो मेन स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो छोटी छोटी सेल्स हमें देखने को मिल रही हैं, ये हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनिया, ये हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनिया। बाहर की तरफ इनके जो व्हाइट स्पेस हमें नजर आ रहा है पूरा, ये हो गई हमारी लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, आउटसाइड है ना। तो बाहर की तरफ अभी हमने कौन सी पढ़ी थी? आउटसाइड लीडिंग सेल पढ़ी थी, जो कि क्या कर रही थी? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही थी। अंदर वाली कौन सी थी? हमारी सर्टोली सेल, और ये सर्टोली सेल क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है क्या? न्यूट्रिशन। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू हो गया हमारा एक पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसके अंदर हमें
लोब्यूल्स जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में इतनी बात पढ़नी है हमें, और आपका मेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे। द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड वॉस डिफरेंस टुगेदर टू फॉर्म अ इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, देखो जरा। डक्ट फ्रॉम दी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो है वो एक ग्लैंड है जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है। एंड वॉसा डिफरेंस जब आपस में जुड़ती है, यानी कि वॉसा डिफरेंस जो बाहर की तरफ थी, वॉसा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के आपस में जब जुड़ती हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, इजैकुलेट यानी कि इजैकुलेट करना, बाहर करना, राइट। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइन द यूरेथ्रा। देखो हर एक ग्लैंड के साथ ये मिलती चली जाएगी बच्चों। दो चीजें हैं यहाँ पे जो हमें सीखनी है। एक हमें टर्म यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए स्पर्म, और दूसरी जो टर्म यहाँ पे हमें क्लियर होनी चाहिए वो है सीमन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये हमें पता होना चाहिए, तो यही हम देख रहे हैं अभी आगे। नाउ दे कैरी द सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। Urethra originate from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening which is called the urethral meatus. यूरेथ्रल मीटस बिल्कुल एक जो आउटसाइड कवरिंग है ना, जिसके थ्रू बॉडी से स्पर्म कह लो या फिर यूरिन कह लो, जो बिल्कुल बॉडी से बाहर जा रहा है, विच इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द वॉसा डिफरेंस थ्रू द पेनिस। तो क्या कर रही है, ये कैरी करती है यूरिन को कहां से, ब्लैडर से, और स्पर्म्स को वॉसा डिफरेंस से थ्रू द पेनिस। ये बात हमारी यहाँ पे एकदम क्लियर है। आगे हम देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बच्चों। तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। इन सभी का जो सिक्रीशन है, अगर हम ओवरऑल सिक्रीशन की बात करें तो ये बनाती है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। क्या आप जानते हैं कि ये फ्रक्टोज जो है सिर्फ और सिर्फ मेल की बॉडी में ही देखने को मिलता है और ह्यूमन बॉडी में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपके नॉलेज के लिए, कि जब रेप टेस्ट होते हैं तो रेप टेस्ट में अगर वजाइना रीजन में सीमन डिस्चार्ज हुआ है तो वहां पे फ्रक्टोज की जांच होती है, और अगर फ्रक्टोज वहां पे पाया जाता है तो ये पुष्टि हो जाती है कि यहाँ रेप हुआ है या सीमन जो है वो रिलीज हुए हैं। गॉट इट? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सेल में ही देखने को मिलता है हमें ह्यूमन की बॉडी में, राइट। तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, calcium and certain enzymes as well. There are lots of enzyme, there are lots of calcium ions which played an important role to make it a motile cell and to provide it nutrition. Got it? So accessory or the secondary glands include the prostate gland, 2 seminal vesicles and 2 bulbourethral gland. प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सेमिनल वेसिकल जो है वो पेयर में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल जो है वो उसको प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन मेनली, जिसमें 60 to 70% के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है सेमिनल वेसिकल्स का, कंट्रीब्यूशन होता है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, 60 to 70%। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। इसकी लोकेशन कहां पे हो गई, दे सराउंड द यूरेथ्रा एंड प्रोड्यूस अ मिल्की सिक्रेशन। क्या प्रोड्यूस कर रही है, मिल्की सिक्रेशन का प्रोडक्शन कर रही है, विच फॉर्म अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द सीमन। अब आपने देखा होगा कि सीमन का जो कलर होता है वो लगभग व्हाइटिश या मिल्की अपेयरेंस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड, मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके अलावा दिस सिक्रेशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड, लिपिड्स एंड द वेरियस एंजाइम्स एज वेल। Secretion of the prostate gland nourishes and activate the spermatozoa to swim. प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से ये तो तय है कि लगभग स्पर्म्स को जो है वो मूवमेंट आसानी से मिल पाती है। खैर उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है जिसमें कि टेल प्रेजेंट होती है जो उसको मोटाइल बनाती है। उसके अलावा सेमिनल वेसिकल की बात करें तो इनका दे सिक्रीट म्यूकस एंड अ वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रक्टोज विच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। तो जब हम स्पर्म्स में फ्रक्टस की बात करते हैं तो फ्रक्टस क्या कर रहा है, उसको मेनली एंजाइम प्रोवाइड करा रहा है, राइट, क्योंकि वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट भी है, ये हम जानते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड जो होती है वो अटैच्ड होती है यूरेथ्रा से, विच इज लोकेटेड बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसका फंक्शन है सिंपली लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना पेनिस को। तो ये मेनली है बच्चों, हम फंक्शन देखते हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, इन एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। देन तो ओवरऑल हमारा फंक्शन क्या निकला कि स्पर्म को सीमन बनाने का काम कौन कर रही है, स्पर्म को सीमन बनाने का काम करता है इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन। अदरवाइज स्पर्म क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो स्पर्म तो अपने आप में सिर्फ एक सेल है,
लेकिन अगर हम सीमन के बारे में बात करें तो सीमन क्या है? सीमन तो वो कलेक्शन है, एक व्हाइटिश फ्लूइड है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, या जो हमें कहां से देखने को मिला, जो हमें ग्लैंड के सिक्रीशन से देखने को मिला है। बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसमें हम पेनिस के बारे में बात करते हैं। पेनिस इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू। बच्चों इसके बारे में मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपना रोल प्ले करता है, यहाँ ब्लड वेसल्स में ब्लड फिल्ड होता है और इरेक्शन की प्रोसेस जो है वो होती है। लेकिन कहाँ पे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। देन वैस्कुलर स्पेस होता है यहाँ पे। सो व्हेन द मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड दिस स्पेस इज फिल्ड विद द ब्लड। हम डिटेल में इसको वहाँ पे पढ़ेंगे। विच कॉजिंग द पेनिस इरेक्ट। तो यानी कि जब इस स्पेस में ब्लड फ्लो होता है, जब ब्लड पहुंचता है तो पेनिस क्या होता है? इरेक्ट होता है। और ये तभी थॉट्स की वजह से है, जैसे भी आप देख सकते हैं, तब ये इरेक्शन जो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा द डिस्टल एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। जब आगे वाला भाग यानी कि जो डिस्टल एंड है उसका एंड रीजन जो उसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। एंड द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड विद अ स्मूथ स्किन विच इज कॉल्ड द फोर स्किन और द प्रीपियस। राइट बच्चों, ये बात थी यहाँ पे किसमें? हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसे हमने अच्छे से समझा हमारी एनसीईआरटी लेवल पे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।